नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी की किताब व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। आज की यह जो क्लास है, इस क्लास में अध्याय 5 मांग का सिद्धांत, थियरी ऑफ डिमांड के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं किताब में, उन प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न क्लास 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी एवं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन है, वह विशेष मात्रा जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? मांग, मांगी गई मात्रा, मांग वक्र पर संचलन, मांग वक्र में खिसकाव। तो वह विशेष मात्रा जो वस्तु की किसी विशेष कीमत पर खरीदी जाती है तो उसे मांगी गई मात्रा कहते हैं। मांग किसे कहते हैं? मांगी गई मात्रा और मांग में अंतर होता है। जैसे किसी वस्तु की वे विभिन्न मात्राएं मांग कहलाती हैं जिन्हें उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमत पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। मतलब जब उपभोक्ता वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो, वह पेमेंट करने के लिए तैयार हो, तो उसे क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। मांगी गई मात्रा से अभिप्राय या तात्पर्य किसी वस्तु की विशेष कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाने वाली एक विशेष मात्रा से। तो मांग या मांगी गई मात्रा, मांग का मतलब हुआ जब वस्तुओं की हम डिमांड करते हैं, और मांगी गई मात्रा का मतलब हुआ जब हम वस्तुएं खरीद लेते हैं। अगर सामान्यतः बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो इच्छा और मांग शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में मांग शब्द का विशेष अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो एलईडी टीवी लेने की इच्छा कर रहा है, परंतु उसे खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो वह केवल उसकी इच्छा ही हुई, डिजायर ही है, मांग नहीं है। क्योंकि उसके पास धन ही नहीं है तो वह अपने आप में इच्छा ही कर रहा है कि हम यह टीवी खरीद लें, लेकिन खरीद नहीं पा रहा, तो वह मांग नहीं है, सिर्फ इच्छा ही है। और यदि पर्याप्त धन होते हुए भी क्या करता है व्यक्ति, टीवी खरीदने पर खर्चा नहीं करता है या खर्च नहीं करना चाहता है, तो यह इच्छा भी मांग नहीं कहलाएगी। यह इच्छा उसी स्थिति में मांग कहलाएगी या मांग का रूप धारण करेगी जब व्यक्ति एलईडी टीवी खरीदने के लिए धन खर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा या खर्चा करने के लिए तत्पर होगा, तभी वह वस्तु की मांग कहलाएगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी वस्तु के लिए मांग का मतलब होता है वस्तु को खरीदी या खरीदे जाने वाली वह इच्छा है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति है और उपभोक्ता खर्च करने के लिए तत्पर या तैयार है। तो मांग और मांगी गई मात्रा के संबंध में यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान प्रकट करता है। मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान क्या प्रकट करता है? मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर एक्स की वस्तु की मात्रा तथा वाई अक्ष पर कीमत दिखाई गई है। मांग का संबंध या मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच संबंध बताता है। वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा होती है तो मांगी गई मात्रा कम होती है। मान लेते हैं वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है तो मांगी गई मात्रा 2 यूनिट है, और जब मांग की कीमत घट के हो जा रही है 5 इकाई, 5 रुपये, तो अब मांगी गई यूनिट हो जा रही है
बढ़ जा रही है ना, मांगी गई यूनिट हो जाएगी 7। तो इस प्रकार से वस्तु की कीमत एवं मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है मांग का नियम। कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत घटने पर मांग ज़्यादा होती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान प्रकट करता है। यह जो मांग वक्र नीचे की ओर ढालू है, बाएं से दाएं, यह ऋणात्मक है, तो यह क्या बता रहा है? कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध। तो धनात्मक संबंध नहीं बता रहा है। धनात्मक संबंध कोई भी आरेख तब बताता है जब वह आरेख बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है, इस तरह के। तो यह धनात्मक संबंध नहीं बता रहा है। कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध, तो कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बता रहा है यह आरेख, तो इसलिए यह मांग वक्र हो गया डी। लेकिन पूर्ति वक्र धनात्मक होता है, तो यह इस प्रकार का होता है पूर्ति वक्र। तो अगला सी ऑप्शन में क्या दिया है? कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच किसी संबंध को नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो बी सही है। 2 का सही आंसर बी है। इसके अलावा अगर ज्यामितीय रूप में मांग के ढलान की बात की जाए तो -dp/dq से लिखा जाता है मांग का ढाल। मांग का ढाल मुख्य रूप से मांग वक्र का ढलान सामान्यतः नीचे की ओर होता है, बताया ना, नीचे की ओर होता है, जो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध की बात बताता है। dp/dq जो है मांगी गई मात्रा तथा वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। dp जो है मांगी गई वस्तु की कीमत को बता रहा है तथा dq मांगी गई मात्रा की बात कर रहा है। और यह जो ऋणात्मक चिन्ह है या निगेटिव चिन्ह है, यह चिन्ह वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध की बात करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब सेब की कीमत में वृद्धि के कारण संतरे की मांग में वृद्धि हो जाती है। सेब की कीमत बढ़ने के कारण संतरे की मांग में वृद्धि हो जा रही है, तो मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ तक बता रहा है क्वेश्चन, हो जाती है। तो इन दोनों वस्तुओं सेब तथा संतरे के बीच किस प्रकार का संबंध है? मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है, सेब के स्थान पर संतरे का प्रयोग किया जा रहा है। सेब की कीमत जब बढ़ जा रही है तो उसके स्थान पर संतरे का उपभोग करने लगते हैं लोग। तो जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपभोग किया जाता है तो ऐसी वस्तु को स्थानापन्न वस्तु कहा जाता है। तो सेब व संतरे के बीच संबंध की बात पूछी गई है, तो वह स्थानापन्न वस्तु है सेब और संतरा। तो स्थानापन्न वस्तु के बारे में समझ गए होंगे। फिर से बता दे रहे हैं एक बार। स्थानापन्न वस्तुएं या प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय, काफ़ी। अगर काफ़ी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है तो लोग काफ़ी की जगह चाय की मांग करने लगेंगे। मतलब काफ़ी का रेट बढ़ने पर, मूल्य बढ़ने पर चाय की मांग बढ़ जाएगी। इसके अलावा बाल पेन तथा स्याही, यह भी स्थानापन्न वस्तु के एग्जाम्पल। स्थानापन्न वस्तु में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है। काफ़ी की कीमत अगर बढ़ जाती है तो लोग इसके स्थान पर किसका? चाय का उपयोग करने लगेंगे। इसी प्रकार की एक वस्तु होती है जिसे पूरक वस्तु कहा जाता है। तो पूरक वस्तु की क्या विशेषताएं हैं या क्या पूरक वस्तु किसे कहते हैं? तो पूरक वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं, या जिन वस्तुओं को एक साथ प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं कहते हैं। जो साथ साथ में प्रयोग की जाती हैं उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। या वे वस्तुएं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो आपस में मिलकर, दो वस्तुएं ऐसी हैं जो आपस में मिलकर मांग को पूरा करती हैं, तो उन्हें पूरक वस्तु कहा जाएगा। जैसे पेन और स्याही। पेन और स्याही आपस में मिलकर वस्तु की मांग को पूरा करते हैं, तो यह पेन और स्याही क्या हुआ? पूरक वस्तु हुआ। इसी प्रकार से डबल रोटी और
मक्खन, यह भी आपस में मिलकर ही मांग पूरा करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पूरक वस्तु कहते हैं। इसके अलावा कार और पेट्रोल आपस में मिलकर ही मांग को पूरा करते हैं, बिना पेट्रोल के कार का कोई मतलब ही नहीं है। और जूता और मोजा, तो यह वस्तुएं क्या हैं, पूरक वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं। अब पूरक वस्तुओं में क्या होता है, एक वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग बढ़ जाती है। जैसे अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी तो कार की मांग बढ़ जाएगी, तथा एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे वस्तु की मांग कम हो जाती है। अगर कार की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी, कार की कीमत बढ़ेगी तो कार लोग कम खरीदेंगे, जब कार कम खरीदेंगे तो चलेंगे कम उससे, तो उसमें क्या होगा, पेट्रोल कम लगेगा तो पेट्रोल की मांग स्वतः घट जाएगी। तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में एक वस्तु की कीमत में कमी होने से दूसरे वस्तु की मांग बढ़ती है, तथा एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की मांग कम हो जाती है। यह पूरक वस्तु के बारे में हम लोग जाने, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जान लिया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 4 नंबर क्वेश्चन, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र दर्शाता है। तो सामान्य वस्तु की स्थिति में मांग वक्र क्या दर्शाता है, ऋणात्मक ढलान, धनात्मक ढलान, शून्य ढलान, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, जब सामान्य वस्तुएं जानेंगे तभी इसका वक्र कैसा बनेगा इसके बारे में जान पाएंगे। तो सामान्य वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो आय बढ़ने पर जिनकी मांग बढ़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, सामान्य वस्तु। मान लेते हैं आय 10 रुपये थी, तब वस्तु की मांग कर रहे थे 5 और आय बढ़ के हो गई 20 रुपये, तो वस्तु की मांग करने लगे 10। मतलब आय बढ़ने पर वस्तु की मांग जब बढ़ती है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं, सामान्य वस्तु। इसका आरेख जैसे x 0 y, x अक्ष पर वस्तु और y वस्तु पर आय। ये आय प्रारंभ में मान लेते हैं, अभी बताए 5 रुपये थी या 10 रुपये थी तो मांग कर रहे थे 5, और आय बढ़ के हो गई 20 रुपये, तो मांग करने लगे, बढ़ा दिए मांग 8 या 10 करने लगे। तो यह संबंध जो बता रहा है सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में, यह संबंध धनात्मक बता रहा है। क्या बता रहा है, धनात्मक संबंध। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र कैसा ढाल बता रहा है, और धनात्मक नहीं, ऋणात्मक। अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, एवं इसके विपरीत भी होता है। आय प्रभाव धनात्मक होता है, तथा सामान्य वस्तुएं आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं और नहीं भी होती हैं, तथा सामान्य वस्तुओं की स्थिति में वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच सदैव विपरीत संबंध होता है, जिसे मांग का नियम कहते हैं। और मांग के नियम में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, इसलिए सामान्य वस्तुओं में मांग वक्र जो है ऋणात्मक ढाल का होता है। मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है, सामान्य वस्तु की स्थिति में कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच सदैव विपरीत संबंध होने के कारण मांग वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक ढाल का होता है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि सामान्य वस्तु की स्थिति में कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच सदैव विपरीत संबंध होता है। कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच सदैव विपरीत संबंध का मतलब हुआ, कीमत जब ज़्यादा होती है तो मांगी गई मात्रा कम होती है, कीमत कम होती है तो मांगी गई मात्रा ज़्यादा होती है। इसी विपरीत संबंध के कारण इसमें मांग का नियम लागू होता है, और जब मांग का नियम लागू होता है तो मांग वक्र कैसा बन जाएगा, ऋणात्मक ढाल का बन जाएगा। लेकिन सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव जो होता है वह हमेशा धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है, यह सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। तो आय जब बढ़ी तो मांग बढ़ गई, तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव धनात्मक होता है। और सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच जो होती है
मांग वक्र जो होता है वह ऋणात्मक होता है। तो ए ऑप्शन सही है इसका 4 का। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, मांग का नियम अवश्य विफल हो जाता है। किसमें मांग का नियम विफल हो जाता है? सामान्य वस्तुओं की स्थिति में, गिफिन वस्तुओं की स्थिति में, निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में, इनमें से कोई नहीं। तो मांग का नियम जो है गिफिन वस्तुओं की स्थिति में विफल हो जाता है। मांग का नियम गिफिन वस्तुओं की स्थिति में नहीं लागू होता है। क्या है गिफिन वस्तुएं? जब जान पाएंगे तभी जान पाएंगे कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम क्यों नहीं लागू होता है। तो आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग कम होती है उसे क्या कहते हैं? गिफिन वस्तुएं कहते हैं। और सामान्य वस्तुएं बता चुके हैं, वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है। तो आय बढ़ने पर जिनकी मांग बढ़ती है तो यह आय के साथ धनात्मक रूप से सामान्य वस्तुएं संबंध रखती हैं, और आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग घटती है तो उन्हें क्या कहते हैं? गिफिन वस्तुएं कहते हैं। आय बढ़ने पर मोटे अनाज की मांग क्या होती है? कम होती है। जिन वस्तुओं में आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच ऋणात्मक या विपरीत संबंध होता है उसे गिफिन वस्तु कहा जाता है। गिफिन वस्तु में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है तथा निम्न कोटि की वस्तुएं सदैव आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं। तो और निम्न कोटि की वस्तुओं में या गिफिन वस्तुओं में जो है मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्यों मांग का नियम लागू नहीं होता है? क्योंकि मांग का नियम बताता है कि आय बढ़ने पर तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम एवं वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत घटने पर मांग ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मांग के नियम में जस्ट इसका उल्टा होता है। तो इसलिए गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है। 5 का सही आंसर बी है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव होता है। तो निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। अर्थात जिन वस्तुओं में आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच ऋणात्मक या विपरीत संबंध होता है उसे गिफिन या निम्न कोटि की वस्तुएं कहते हैं। गिफिन या निम्न कोटि की वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। तो इसका सही आंसर ऋणात्मक हो जाएगा 6, ये सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थानापन्न वस्तु को प्रस्तुत करता है? तो अभी हम बताएं, प्रतिस्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। तो कार और पेट्रोल साथ साथ प्रयोग की जाती हैं, इसलिए इन्हें पूरक वस्तु कहा जाता है। जूस और कोल्ड ड्रिंक, जूस के स्थान पर कोल्ड ड्रिंक तथा कोल्ड ड्रिंक के स्थान पर जूस का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसे प्रतिस्थानापन्न वस्तु या स्थानापन्न वस्तु कहा जाता है। तो बी सही है। अगला ऑप्शन जो दिया गया ब्रेड और मक्खन, तो ब्रेड और मक्खन का प्रयोग साथ साथ में किया जाता है, इसलिए पूरक वस्तु है। तो 7 का सही आंसर बी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, गिफिन विरोधाभास की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है। गिफिन विरोधाभास की स्थिति में मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? तो गिफिन विरोधाभास की स्थिति में मांग वक्र का ढलान जो है धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मोटे अनाज घटिया वस्तु का मांग वक्र क्षैतिज सरल रेखा बन जाता है, बी ऊर्ध्वाधर सरल रेखा बन जाता है, सी दाईं ओर खिसकता है, डी बाईं ओर खिसकता है। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मोटे अनाज की मांग कम हो जाती है, और जब मोटे अनाज की मांग कम हो जाती है तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। बाईं ओर नहीं, दाईं, हाँ बाईं ओर खिसक जाता है, बाईं ओर खिसक जाएगा मांग कम होने पर। ये ठीक, बाईं ओर डी ऑप्शन में दिया गया है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मोटे अनाज की मांग जब कम होती है या घटिया वस्तु की मांग कम होती है तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर अन्य वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, अन्य वस्तु की मांग में कमी होगी, दोनों वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, इनमें कोई नहीं। यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर अन्य वस्तु की मांग में कमी होगी, अन्य वस्तु की मांग में कमी होगी।
मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र पर खिसकाव, दो स्थितियां देखने को मिलती हैं। मांग वक्र पर संचलन का मतलब हुआ मांग में विस्तार तथा मांग में कमी। मांग में विस्तार और मांग में कमी वस्तु की कीमत घटने तथा बढ़ने के कारण होती है, तथा मांग में खिसकाव का मतलब हुआ मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी। मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से होती है। कीमत जो है मांग में वृद्धि एवं कमी में, जब मांग में वृद्धि और जब कमी होती है तो वस्तु की कीमत जो है वह स्थिर रहती है। तो मांग में वृद्धि और मांग में कमी मांग वक्र का खिसकाव बताता है, तथा मांग में विस्तार एवं मांग में संकुचन मांग का संचलन बताता है। ध्यान रखने वाली बात है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग अन्य वस्तु की मांग में कमी आएगी, भी सही है। अगला, मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है। मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है, तो मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर कब होगा? जब मांग का नियम लागू नहीं होगा। मांग का नियम मुख्य रूप से मांग के नियम जहाँ जहाँ लागू होंगे वहाँ यह ऋणात्मक ढाल का हो जाएगा, और जहाँ मांग का नियम लागू नहीं होगा वहाँ मांग वक्र जो है ऊपर की ओर ढलान हो जाएगा। तो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा होता है। तो 11 का सही आंसर सी हो जाएगा, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, मांग वक्र पर संचलन होता है। तो अभी हम बताए हैं मांग वक्र पर संचलन क्यों होता है। तो मांग वक्र पर संचलन के दो कारण हैं, मांग में विस्तार तथा मांग में कमी। तो मांग में विस्तार कब होगा और मांग में कमी कब होगी? तो वस्तु की कीमत जब बढ़ेगी तो क्या होगा, और वस्तु की कीमत जब घटेगी तब क्या होगा? वस्तु की कीमत बढ़ने और घटने के फलस्वरूप ही मांग में संकुचन और विस्तार होता है। तो वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण, हाँ ठीक है, यही सही है, कीमत में परिवर्तन के कारण ही मांग वक्र में या मांग वक्र पर संचलन होता है। अब इसको देख लेते हैं कैसे होता है। पहले मांग में विस्तार के बारे में जान लेते हैं, फिर संकुचन के बारे में जान लेते हैं। मांग में विस्तार कैसे होता है? मांग में विस्तार कब होगा? सिंपल है, सरल है, जब वस्तु की कीमत कम होगी। जब वस्तु की कीमत कम होगी तो वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो कीमत में कमी होने के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में जब वृद्धि होती है तो इसी को मांग विस्तार कहते हैं। जैसे इसको आरेख से समझा जा सकता है। जैसे यह आरेख है, इसको बना दिए, ये मांग वक्र TD, और जब वस्तु की कीमत कितनी थी, मान लेते हैं वस्तु की कीमत थी 5 रुपये, तब उस समय वस्तु की मांग हो रही थी 5 रुपये कीमत थी, तो वस्तु की मांग हो रही थी 3। अब वस्तु की कीमत घट के हो गई 4 रुपये, तो मांग क्या हो गई? तो यह ऐसे मिल जाएगा। और वस्तु की कीमत जब घट के हो गई 4 रुपये तो मांग क्या हो गई? मांग हो गई बढ़ के 5। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनी वह मांग वक्र कहलाया, और इसी रेखा पर, मांग रेखा पर ही उपभोक्ता क्या हुआ? ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा, मतलब मांग में वृद्धि हो गई। पहले मांग कर रहा था 3 वस्तुओं का और अब मांग कर रहा है 4 वस्तुओं का। तो क्या कह रहा है यह वक्र कि कीमत में कमी के पश्चात वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाली वृद्धि को ही मांग में विस्तार कहा जाता है। मांग में संकुचन क्या है? संकुचन तो अन्य बातों के समान रहने पर कीमत में वृद्धि से मांग में होने वाली कमी को मांग में संकुचन कहा जाता है। कीमत में वृद्धि से, अब जैसे इस आरेख पर x अक्ष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा और y अक्ष पर कीमत दिखाया गया है। प्रारंभ में वस्तु की कीमत 2 रुपये थी, तब उपभोक्ता मांग कर रहा था 10 इकाई का, और जब कीमत बढ़ के हो गई कितनी, मान लेते हैं 8 रुपये, तब उपभोक्ता मांग कितनी करने लगा है? 4 इकाई का। मांग कम कर दिया है कीमत बढ़ने से। तो यह जहाँ पे मिलाने से जो रेखा बन रही है उसी को क्या कह रहे हैं?
डी और इसमें क्या कर रहा है उपभोक्ता मांग संकुचन में? उपभोक्ता ए बिंदु से बी बिंदु पर जा रहा है। ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर क्या कह सकते हैं कि मांग में संकुचन हो रहा है या मांग में कमी हो रही है। पहले जब कीमत 2 रुपये थी तो मांग 10 कर रहा था उपभोक्ता, कीमत बढ़ के 8 रुपये हो गई तो मांग घटा के कितना कर दिया? 4 कर दिया है। तो यही मांग में संकुचन कहलाता है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मांग में विस्तार मांग वक्र पर नीचे की ओर होता है और मांग में संकुचन मांग वक्र पर ऊपर की ओर होता है। यह ध्यान देने वाली बात है। तो मांग में संकुचन और विस्तार या मांग पर संचलन क्यों होता है? वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण। कीमत जब क्या हो रही है? कम हो रही है तो मांग का विस्तार हो रहा है, और कीमत जब बढ़ रही है तो मांग का संकुचन हो रहा है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, बिजली की कीमत में वृद्धि होने के कारण बिजली उपकरणों की मांग बढ़ती है, गिरती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो बिजली की कीमत में वृद्धि होने के कारण बिजली उपकरणों की कीमत या बिजली उपकरणों की मांग, बिजली की कीमत में वृद्धि होने के कारण बिजली उपकरणों की मांग कम हो जाती है। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उपभोक्ता जो है बिजली कनेक्शन कम कराएंगे, जिससे सामान कम बिकेगा, इसलिए उपकरणों की मांग कम हो जाती है, गिरती है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, मांग वक्र में खिसकाव का अर्थ है। अभी मांग वक्र में संचलन हम लोग देखे, मांग वक्र में संचलन स्थिर उसी मांग वक्र पर वस्तु की कीमत में कमी एवं वृद्धि के कारण होता है। अब मांग में खिसकाव क्यों होगा? मांग में खिसकाव स्थिर कीमत पर, उसी कीमत पर, या कह सकते हैं स्थिर कीमत पर अन्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि या कमी के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी, तो वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी या नहीं होगा। वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी का मतलब हुआ मांग में संकुचन, और वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि, तो वस्तु की कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि का मतलब हुआ मांग में विस्तार। वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण मांग में परिवर्तन, तो यही सही हो जाएगा। मांग वक्र में खिसकाव का अर्थ हुआ वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण मांग में परिवर्तन हो जाएगा। तो 14 का सही आंसर डी है। अब मांग वक्र में खिसकाव मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी के कारण होता है। कैसे होता है मांग वक्र में खिसकाव, इसको भी जान लेते हैं। तो मांग वक्र में खिसकाव का मतलब हुआ, मांग वक्र में खिसकाव 2 प्रकार से होता है। एक तो मांग में वृद्धि के कारण, मांग में वृद्धि के कारण। मांग में वृद्धि का मतलब हुआ प्रचलित कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होना है। यह वृद्धि वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण होती है। अन्य तत्वों के कारण का मतलब हुआ उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण, पूरक वस्तु की कीमत में कमी के कारण, फैशन रुचि के उपभोग में परिवर्तन के कारण, भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कमी के कारण जो है वस्तु की मांग, एक वस्तु की मांग या मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। कीमत क्या होती है? स्थिर होती है। जैसे यह एक्स अक्ष पर वस्तु की इकाई, वाई अक्ष पर प्राइस दिया गया, प्राइस मान लेते हैं 10 रुपया है, और इसी 10 रुपया पर प्रारंभ में कीमत इसी 10 रुपया पर प्रारंभ में मांग 20 इकाई थी। फिर उपभोक्ता प्रत्याशा कर रहा है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई मान लेते हैं, या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई है, या उसके जो साथ साथ प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, या पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो गई है, फैशन एवं रुचि के कारण उपभोग में परिवर्तन हुआ है। इससे क्या करता है उपभोक्ता उसी कीमत पर वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। तो मांग बढ़ के कितनी हो जा रही है? 30 इकाई हो जा रही है, और यही क्या कह रहा है? यही बता रहा है मांग में वृद्धि। तो मांग में वृद्धि के कारण
उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तु की कीमत में कमी से होती है। इसी प्रकार से मांग में कमी होती है। तो मांग में कमी होने का मतलब हुआ, मांग में कमी का मतलब होता है जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण होती है। तो मांगी गई मात्रा में कमी उसी कीमत पर होती है। जैसे मान लेते हैं यह कीमत 10 रुपये है और कीमत स्थिर है। प्रारंभ में उपभोक्ता मांग कर रहा था 30 इकाई वस्तु का, और कीमत में कमी जो होती है अन्य तत्वों के कारण होती है। जब उसको प्रत्याशा हो जाती है, किस चीज़ की प्रत्याशा हो जाती है कि उपभोक्ता की आय में कमी हो रही है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तथा भविष्य में वस्तु के उपभोग में कमी हो रही है। तो इससे क्या करता है, उपभोक्ता मांग को घटाकर कितना कर दे रहा है, 30 से 10 कर दे रहा है। और कीमत क्या है, कीमत स्थिर है। कीमत स्थिर है, उसी कीमत पर उपभोक्ता मांग को घटा दे रहा है। तो यह क्या कह रहा है, यह क्या कहलाता है, यह मांग में कमी कहलाता है। मांग में कमी मांग वक्र के बाईं ओर खिसकाव को बताता है। मांग में कमी मांग वक्र में बाईं ओर खिसकाव को बताता है। तथा मांग में वृद्धि मांग वक्र उसी कीमत पर मांग वक्र में दाईं ओर खिसकाव को बताता है। मांग में कमी बाईं ओर खिसकता है और मांग में वृद्धि दाईं ओर खिसकाव को बताता है। तो यह मांग में कमी और वृद्धि की कुछ बातें थीं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की आय में कमी सामान्य वस्तु की स्थिति के कारण मांग वक्र पर ऊपर की ओर संचलन दिखाता है, मांग वक्र पर नीचे की ओर संचलन दिखाता है, मांग वक्र पर दाईं ओर खिसकाव दिखाता है, मांग वक्र पर बाईं ओर खिसकाव दिखाता है। तो उपभोक्ता की आय में कमी के कारण उपभोक्ता की स्थिर कीमत पर उपभोक्ता की आय में जब कमी की बात की जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता वस्तु की मांग क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है। तो जब मांग को घटा दे रहा है तो उपभोक्ता बाईं ओर खिसकता है। यह मांग को घटा दे रहा, पहले 30 इकाई कर रहा था, फिर कितना कर रहा है, 10 इकाई कर रहा है। तो कितना, यह हो गया बाईं और यह हो गया दाएं। तो किधर, बाईं तरफ जा रहा है। और जब मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तो यह मांग में क्या कर दे रहा है, स्थिर कीमत पर मांग में वृद्धि कर दे रहा है आय बढ़ने पर। तो पहले 10 इकाई कर रहा था मांग, फिर 30 करने लगा। तो ऐसी स्थिति में दाईं तरफ बढ़ जाता है मांग वक्र। तो इसका सही आंसर जो है वह डी है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को कहते हैं। अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। कीमत प्रभाव, कीमत प्रभाव क्या कहलाता है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। इसी प्रकार से प्रतिस्थापन प्रभाव क्या कहलाता है, तो प्रतिस्थापन प्रभाव वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को बताता है। जब वस्तु की सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन होता है तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा आय प्रभाव होता है। आय प्रभाव क्या होता है, आय प्रभाव से तात्पर्य मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से है, अर्थात जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, आय प्रभाव। वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में जब परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं आय प्रभाव। और जब अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं कीमत प्रभाव। उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन होता है तो उसे आय प्रभाव कहते हैं, और जब कीमत में परिवर्तन होता है तो उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। आय प्रभाव का मतलब जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की आय परिवर्तित होती है तो उसे आय प्रभाव कहा जाता है।
अगर कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के संबंध की बात की जाए तो इसको एक सारणी से समझा जा सकता है। यह कीमत प्रभाव है, आय प्रभाव है और यह प्रतिस्थापन प्रभाव है। कीमत प्रभाव जो है आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का जोड़ होता है। कीमत प्रभाव हमेशा जो है वह 3 स्थितियों में ऋणात्मक और धनात्मक होता है। आय प्रभाव ऋणात्मक, धनात्मक और धनात्मक होता है। कीमत प्रभाव हमेशा प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है। अब इसको समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे सामान्य वस्तु हो या निकृष्ट वस्तु हो या गिफिन वस्तु या अति निकृष्ट वस्तु हो, यह हमेशा को क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सामान्य वस्तु के संदर्भ में कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है। अब बचा निकृष्ट वस्तु के संदर्भ में, तो यह निकृष्ट वस्तु है, निकृष्ट वस्तु के संबंध में कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है, आय प्रभाव धनात्मक होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। गिफिन वस्तु के संदर्भ में कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, आय प्रभाव धनात्मक होता है तथा प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। तो यह संबंध है कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में। यह क्वेश्चन था नहीं इस टॉपिक में, लेकिन हम बता दिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। मांग के संकुचन की स्थिति में हम संचलन करते हैं। तो मांग में जब संकुचन होता है तो हम क्या करते हैं, समान मांग वक्र पर निचले बिंदु से ऊपरी बिंदु की ओर जाते हैं। तो हाँ ठीक है, मांग में जब संकुचन होता है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि से मांग में क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। तो हम मांग में नीचे के बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं। कीमत, प्रारंभ में कीमत कितनी थी, 4 रुपये थी, तब मांग कर रहे थे 10 इकाई का, और कीमत जब बढ़ के हो गई कितनी, 8 रुपये हो गई, तो मांग करने लगे 4 इकाई का। तो कीमत बढ़ने से जब मांग कम की जाती है तो इसी को मांग में संकुचन कहते हैं। और मांग में संकुचन जो है वह नीचे से ऊपर की ओर जाने पर मांग वक्र पर दिखाता है, और मांग में विस्तार जो है वह मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर दिखाता है। तो ये सही है 17 का। अगला 18 नंबर क्वेश्चन। मांग में वृद्धि होती है। तो मांग में वृद्धि के कारण क्या होते हैं, पूरक वस्तु की कीमत में कमी। ठीक है, मांग में वृद्धि का कारण जो होता है वह पूरक वस्तु की कीमत में कमी के कारण होता है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण होता है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण होता है। तो उपरोक्त सभी सही हैं। और अगर मांग में कमी के कारण पूछा जाए तो मांग में कमी के कारण जो है उपभोक्ता की आय में कमी के कारण मांग में कमी होती है, और प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी के कारण मांग में कमी होती है, और पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी होती है। तो यह जो पूरक वस्तु में कमी एवं वृद्धि होता है, यह मांग में कमी और वृद्धि के उल्टा होता है। जैसे अगर मांग में कमी के कारण पूछा जाए तो पूरक वस्तु में वृद्धि की बात की जाएगी, और मांग में अगर वृद्धि की बात की जाए तो पूरक वस्तु में कमी की बात की जाएगी। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। मांग के नियम की मान्यताओं से अभिप्राय है। तो मांग के नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं, या मांग के नियम की मान्यताओं से क्या अभिप्राय है। वस्तु की अपनी स्थिर कीमत, वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के निर्धारक तत्व, तो यही मांग के नियम की मान्यताओं का अभिप्राय है। अगर मांग के नियम की बात की जाए तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि से होता है। अर्थात जब वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो मांगी गई मात्रा कम होती है या मांग कम की जाती है, और जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग ज़्यादा की जाती है। तो मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। जो आरेख ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, नीचे गिरता हुआ होता है, जो ऋणात्मक ढाल का संबंध बताता है। मांग के नियम की मान्यताओं की अगर बात की जाए तो अन्य बातों के समान होने के साथ साथ मान्यताएं लागू होती हैं।
अन्य बातों के समान होने का मतलब होता है वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों से होता है जिसमें कीमत घट बढ़ सकती है। जैसे उपभोक्ता की रुचि एवं प्राथमिकताएं स्थिर मानी गई हैं, क्रेताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है तथा भविष्य में कीमत में परिवर्तन नहीं होता है। तो यह मान्यताएं हैं मांग के नियम की। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, मांग के नियम का उल्लंघन होता है जब आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 20 का सी। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है। कीमत में कमी के कारण जब कीमत बढ़ता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ती है। ठीक है, सही है। इसके अलावा उपभोक्ता की वास्तविक आय कम होती है, कम नहीं होती है, बढ़ती है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ती है, जब आय बढ़ेगी तो क्रय शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो डी सही है। अगला है उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यदि आमों की कीमत बढ़ जाती है तो मांग का में होगा कमी की संकुचन। तो यदि आमों की कीमत बढ़ जाती है, आमों की कीमत बढ़ जाएगी तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मांग कम हो जाएगी तो इसको मांग में संकुचन कहेंगे। मांग में संकुचन का क्या मतलब होता है, वस्तु की अपनी कीमत में कमी या वृद्धि के कारण संकुचन होता है। तो यहाँ आम की अपनी कीमत में कमी हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा गया, संकुचन कहा गया है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र पर संचलन जो है, यह मांग वक्र पर संचलन मांग में विस्तार और संकुचन के द्वारा दिखाया जाता है। मांग में विस्तार और संकुचन, मांग में विस्तार नीचे की ओर होता है और मांग में संकुचन होता है जो वस्तु की कीमत में कमी एवं वृद्धि के कारण होता है। जब वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मांग में क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। और जब कीमत कम हो जाती है तो मांग में विस्तार हो जाता है। मांग में विस्तार में उपभोक्ता मांग वक्र पर नीचे की ओर संचलन करता है और मांग में संकुचन में उपभोक्ता ऊपर की ओर संचलन करता है। इसी प्रकार से मांग में परिवर्तन का मतलब होता है मांग वक्र में खिसकाव, और मांग वक्र में खिसकाव जो है वह मांग की कमी या मांग वक्र का नीचे की ओर खिसकाव होता है जो वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण होता है। तो इस प्रकार से एक का जो इसमें खाली स्थान में भरा जाएगा वह संकुचन होगा। अगला है 2 नंबर, यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो कारों की मांग होगी। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ जाएगी तो कारों की मांग में कमी हो जाएगी। कमी कैसे हो जाएगी, यह जो है पूरक वस्तुएं हैं, साथ साथ प्रयोग की जाती हैं, इसलिए ऐसा होगा। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ जाएगी तो कार की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल के बिना कार नहीं चल पाएगी। तो 2 का आंसर कम हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, मांग तालिका तथा मांग वक्र सूचना देते हैं, किसकी सूचना देते हैं, समान या असमान। तो मांग वक्र और मांग तालिका समान सूचनाएं देते हैं। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण मांग वक्र का ढलान होता है। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के कारण मांग वक्र का ढलान जो है नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर होता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के कारण मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। यह भी पूछा जा सकता है किसके कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढलान होता है, तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के कारण होता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, मांग का नियम किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। अगला 6 नंबर, एक वस्तु की कीमत में कमी की संभावना के कारण उसकी मांग में होगी कमी की वृद्धि। तो एक वस्तु की कीमत में कमी की संभावना के कारण उसकी मांग में कमी हो जाएगी। ठीक है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, मांग का नियम वस्तुओं पर लागू होता है। मांग का नियम
नहीं लागू होता है। तो मांग का नियम जो है गिफिन वस्तुओं पर नहीं लागू होता, सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का ऊर्ध्वाधर या समस्तरीय जोड़ है। तो बाजार वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का समस्तरीय या क्षैतिज जोड़ है, समस्तरीय हो जाएगा। पेप्सी तथा कोक वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो पेप्सी तथा कोक एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए यह स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है। और पूरक वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग की जाती हैं उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। तो यहाँ स्थानापन्न हो जाएगा, पेप्सी और कोक स्थानापन्न वस्तु के एग्जाम्पल हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न कोटि वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव होता है। तो निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव जो है वह धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। निम्न कोटि की वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। अब अगला जो है सत्य असत्य की पहचान करना है। कैसे सत्य असत्य की पहचान करेंगे? मांग तथा आवश्यकता समरूप शब्द हैं, मांग तथा आवश्यकता समरूप शब्द हैं, सही है कि गलत है? तो मांग तथा आवश्यकता समरूप शब्द नहीं है। आवश्यकता हमारी कुछ भी हो सकती है और मांग जब हम पैसा खर्चा करने के लिए तत्पर होंगे या पैसा बिल्कुल खर्चा कर देंगे तभी मांग हो जाएगी, तो यह गलत है। 1 नंबर गलत है। अगला 2 नंबर, गिफिन वस्तु निम्न कोटि की वस्तुएं हैं। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं हैं। तो गिफिन वस्तुएं हाँ निम्न कोटि की या अति निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, तो यह हो जाएगा सही 2 नंबर। अगला 3 नंबर हो, वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि ना होने से जब उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि ना होने से जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। 3 सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, अन्य बातें समान रहने पर सेब की कीमत कम होने से उपभोक्ता उसकी अधिक मात्रा खरीदता है। अन्य बातें समान रहने पर सेब की कीमत कम होने पर उपभोक्ता उसकी अधिक मात्रा खरीदता है। अन्य बातों के समान रहने पर सेब की कीमत सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, मांग वक्र तथा मांग वक्र इस मान्यता पर खींचा जाता है कि कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य सभी निर्धारक तत्व स्थिर हैं। मांग वक्र इस मान्यता पर खींचा जाता है कि कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य सभी निर्धारक तत्व स्थिर हैं, तो सही है। अगला है 6 नंबर, यदि वस्तु की अपनी कीमत में गिरावट के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है तो यह मांग में विस्तार की स्थिति होती है, न कि मांग में वृद्धि की स्थिति होती है, यह भी सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, मांग में परिवर्तन को मांग वक्र पर संचलन द्वारा दिखाया जाता है। मांग में परिवर्तन को मांग वक्र में संचलन द्वारा दिखाया जाता है। तो मांग में परिवर्तन को वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन पर दिखाया जाता है। मतलब मांग वक्र में जो है परिवर्तन उसी वस्तु पर मांग में कमी या वृद्धि को दिखाता है, जबकि मांग वक्र पर संचलन मांग में विस्तार एवं संकुचन को दिखाता है। तो मांग वक्र में परिवर्तन को मांग वक्र पर संचलन द्वारा दिखाया जाता है, 7 यह है गलत। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उसकी अपनी मांग में वृद्धि होती है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उसकी अपनी मांग में वृद्धि होती है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है सही कथन का मिलान करना है, इसमें जो सही है उसको पहचानना है। ए सही है, बी सही है, डी सही है, कौन सा सही है? तो इसमें मांग वह विशेष मात्रा है जो वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है। तो मांग वह विशेष मात्रा है जो वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है। बी क्या है? प्रतिस्थापन वस्तुएं डबल रोटी तथा मक्खन प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं हैं, पूरक वस्तुएं, क्योंकि साथ साथ प्रयोग की जाएंगी। बी तो गलत हो जाएगा। सी सामान्य वस्तुएं। तो सामान्य वस्तुएं क्या हैं? असामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, सही है। नहीं, सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव धनात्मक होता है। सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, गलत है। मांग में वृद्धि वर्तमान कीमत पर
किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, तो मांग में वृद्धि में वर्तमान कीमत पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है। तो इसमें ए गलत है, क्योंकि मांग वस्तु की वे विभिन्न मात्राएं हैं जो उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। विशिष्ट कीमत पर खरीदने के लिए नहीं तैयार रहता है, निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए, निश्चित समय पर विभिन्न संभव कीमत पर खरीदने के लिए तैयार रहता है, विशिष्ट कीमत नहीं होगा। यह भी ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी सही है, डी सही है। अगला है मांग वक्र। तो मांग वक्र किसकी बात करता है? मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण है। ए का मिलान हो जाएगा सेकंड से। बी गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं उच्च दर्जे की निम्न कोटि वस्तुएं होती हैं। गिफिन वस्तुएं उच्च दर्जे के निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, 4 से मिलान हो जाएगा। सी पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या हैं? मिलकर एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती हैं, 1 से मिलान हो जाएगा। और मांग का संकुचन, तो मांग का संकुचन बचा 3, तो डी का 3 से मिलान हो जाएगा। मांग का संकुचन क्या है? इसमें किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में कमी को बताता है, तो ए सही है।